नमस्कारम। आज मैं आपको लाइव एक केस के ऊपर एनालिसिस करके बताऊंगा कि डिप्रेशन का कारण कहाँ होता है और डिप्रेशन का ट्रीटमेंट फिर कब कामयाब होगा, कैसे होगा। आज मैं आपको बताता हूँ कि कल मेरे पास एक कपल आए। उनकी उम्र 55 साल या इससे थोड़ी आसपास की होगी। तो भीतर अंदर मेरे कमरे में आते हैं और मुझे पूछते हैं कि मेरा डिप्रेशन मेरे को है और मुझे इलाज करवाना है, मैं क्या करूं। मैं दवाइयां खा रही हूं लेकिन मेरा हल नहीं हो रहा। तो मैं चुप रहा। फिर मैंने उनको पूछा कि कितना पुराना है। तो उन्होंने बताया कि 20 साल हो गए। मैं बड़ा ताज्जुब में पड़ गया, मेरा हैरान हो गया कि 20 साल से डिप्रेशन है। और मैंने कहा कि ये तो फिर जवानी के टाइम का होगा। बोले हाँ। मैंने कहा डिप्रेशन शब्द तो लोग अपने आप बना लेते हैं, आप व्याख्या करो, आपको क्या महसूस होता है। यानी मेरे को भी तो पता चले, डिप्रेशन 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 लोग रट रहे हैं, फील क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, मन घुटा घुटा सा रहता है, दबा दबा सा रहता है और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, कुछ करने का मन ही नहीं करता। मैंने देखा कि उनके अंदर एक बहुत सहम था, एक उदासी थी, एक निराशा थी, जीवन में हाथ लगी जैसे। उनके हस्बैंड पास बैठे थे, मेरे साथ सामने एक सेवादार बैठे थे। मैंने उनको कारण पूछा कि इसका कारण बताओ। बोले आपके पास आए, आप बताओ, आप वैद्य हो। मैंने कहा नहीं, आपने जीवन जिया है इतने साल, आप इसका कुछ पुरानी हिस्ट्री में जाओ, आपको क्यों हुआ। बोले मुझे तो इतना पता नहीं। कुछ ढकने की कोशिश कर रही थी, मैंने समझ लिया। फिर मैंने सेवादार जो थे बाहर चले गए मेरे कहने पर, और मैंने उनके हस्बैंड को भी बाहर निकाला। मैंने कहा आप जाओ बाहर। वो बोले मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मेरे सामने बात करें जो करनी है। मैंने कहा नहीं, थोड़ा समय आप बाहर जाओ। बाहर गए तो वो फिर बोली, थोड़ा रोने लगी, बताने लगी। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, इसलिए कोई भी चिंता ना करें, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इससे आपको पता चलेगा। आप किसी भी पेशेंट का पकड़ लोगे डिप्रेशन, आपको पकड़ना आएगा। मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको कि ऐसे रोज़ केसेस होते हैं मेरे पास। तो वो रोने लगी। मैंने कहा क्यों रो रही अब। पहले तो कह रही थी मुझे मालूम नहीं। बोले नहीं, मैं इतना घुट रही हूँ, मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ ऐसा। उसने कहा मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत ज़्यादा, और मैं डर जाती हूँ कभी। मैं क्या, इतनी छोटी सी बात पे इतना गुस्सा, और मेरे अंदर से कपकपी छिड़ती है। मैं अब तो कहती मैं इतनी सेंसिटिव हो गई हूँ कि मेरा दिल की धड़कन तेज हो जाती है। पहले मैं सह लेती थी, अब सहा भी नहीं जाता। अब वो आगे से तो बोलती नहीं है लेकिन वो सहम रही है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। हस्बैंड लोग जो सुन रहे हैं वो ये ना समझें कि मैं उनकी बुराई करने वाला हूँ। मैंने पूरा केस एनालिसिस किया है तो आपको पूरा ही बताऊंगा। फिर क्या हुआ, फिर मैंने उनको पूछा और डिटेल में। तो वो चली गई अपनी शादी के टाइम पर कि मैं शादी करके नई नई आई और मैंने खाना बनाया, मेरे सिर से पल्लू उतर गया, और मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरी पतीला जो दाल वाला था वो पलट के फेंक दिया। मैं सहम गई। वो सेंसिटिव होगी, कम थोड़ा भोला दिल होता है, और वो सहम गई। तब से डर बैठा हुआ है। ऐसे इंसिडेंट एक नहीं हज़ारों हुए होंगे। बच्चों ने नफरत करनी शुरू कर दी। कारण नहीं समझा कि पिता भी ऐसा क्यों कर रहा है बेचारा, उसको भी सुनो बेचारे को, लेकिन नहीं सुना, या हमने इग्नोर किया, या हमने ये समझा कि वो बदले, वो गलत है, हम थोड़ी गलत हैं। खैर गलत कोई भी है लेकिन प्रॉब्लम सबके अंदर होती है। कोई ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो वो देखा उसने, इस तरह सारी लाइफ अपनी काटी, तो बुजुर्ग हो गई है लेकिन अंदर से डर नहीं गया। बच्चे बाहर चले गए हैं, कैरी सेटल हो गए हैं, वो आते ही नहीं, कि बात ही नहीं करते कि आपने लड़ना है, पापा ने पिता ने लड़ना है, हम नहीं आएंगे। तो फिर मैंने और डिटेल में पूछा तो यही कंक्लूजन निकला कि वो सहम गई है। मैंने उसको ज़्यादा नहीं बोला कि ये ऐसे नहीं ऐसे। मैंने दवाई लिखी और कहा कि कोई बात नहीं, आपका ये दवाई मैंने लिखी है। उसमें मैंने उनको वही सब चीज़ें बताई जो मैं चीज़ें अपनी डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में बताता हूँ। और मैंने उनको कहा कि आप अपना दिलासा रखें अपने मन में, वक्त अगर वो भी नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। मैं आपकी कोशिश करूँगा, आपका ये जो आपको जो समस्या आ रही है, एक आध बार और आप आएंगे तो मैं ये सॉल्व करूँगा। इतना मैंने दिलासा दिया तो थोड़ी खुश हो गई। फिर मैंने उनके हस्बैंड को बुलाया, उनको बाहर निकाला। तो मैंने उनको पूछा, मैंने ये नहीं कहा कि आप उनको डांटते हो, ये करते हो, वो करते हो। मैंने उनको बताया पहले कि ये बहुत सहमी हुई हैं, बहुत डरी हुई हैं, अंदर से बहुत निराश हैं, और वो कह रही हैं कि मेरे को इन्होंने ज़िंदगी में मेरा इज्जत ही नहीं की।
तो आप क्या कहना चाहोगे। तो वो बोले, बड़े संस्कारी ढंग से मेरे से बात की और उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ और मैं समझ भी रहा हूँ। हाँ, मेरा थोड़ा सा भाव तल्ख हो गया है शुरू से। शायद ऐसा इसलिए है कि मैंने बचपन में अपने माता पिता को बहुत लड़ते देखा और मैंने बचपन से ही, मैं जब जवान होने लगा, मेरे को शादी के ख्याल आए या जब भी लगा कि शादी करनी है, मैंने कसम खाई थी कि मैं ज़िंदगी में लड़ूंगा नहीं। लड़ना बहुत गलत होता है क्योंकि मैंने सामने लड़ते हुए देखा है। हम कई बार ऐसा होता है ना, मैं थोड़ी इस बात को रोक रहा हूँ, हम ऐसा कई बार होता है कि हम परिवार में आपस में लड़ते हैं। पति ऑफिस से थका हारा आता है, वो अपनी बीवी पे चिल्लाता है, बीवी बेचारी सहम जाती है या उससे आगे बोलती है, बच्चे देखते हैं, फिर बीवी बच्चों को पीटती है, बच्चे बेचारे सहम जाते हैं, बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को मारने लग जाता है, फिर उसी का गुस्सा निकालना ना कहीं निकालेगा, छोटा बच्चा पकड़ के बर्तन तोड़ने लग जाता है, फिर छोटे बच्चे ने बर्तन तोड़ा, फिर बाप ने चांटा लगा दिया, वो घूमता घामता स्कूल में पढ़ने में वो नील हो जाता है। ये सारा डिप्रेशन ऐसे घूमता है। तो उन्होंने भी बताया कि मैंने बचपन में ऐसे देखा, मैंने सोचा नहीं करूँगा, लेकिन मेरी लाइफ में मैं आगे पैसा नहीं कमा पाया। बताया उन्होंने ऐसा, पैसा नहीं कमा पाया, मैंने बड़ी कोशिशें की, कोई दिमाग में ऐसा शायद हिंट नहीं आया या मेरे मन में इतना चालाकी नहीं थी। लोग ऐसा ही समझते हैं कि शायद चालाकी से पैसा कमाया जाता है। तो वो ऐसा कह रहे थे कि मैं नहीं कमा पाया। मैंने बहुत खींच के अपनी फैमिली चलाई है सारा टाइम। अब बच्चे कमाने लग गए हैं, पर अभी भी मुझे ये इस ढंग इसलिए इज्जत नहीं दी जाती इस बात पे कि मैं कमाता नहीं इतना ज़्यादा, और इनकी ख्वाहिशें ज़्यादा होती हैं कई बार मेरे से, और फिर मुझे ताने भी पड़ते हैं। मैं सुन लेता हूँ, कहते अगर आप यकीन मानो मैं ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाऊँ इनसे, जैसे मैंने भी फेस किए हैं। मेरी फलाने अपने रिश्तेदारी में बताने लग गए कि मेरा रिश्तेदार कोई आए, एक दो बार आए, इन्होंने उनको अटेंड करने से मना कर दिया क्योंकि इनके मन में खारिज थी कि ये अच्छे नहीं हैं, और मेरे बच्चों को इन्होंने भड़का दिया। अब कई बार भड़काती नहीं है माँ अपने बच्चों के खिलाफ, पिता के खिलाफ, कई बार रो रही होगी या उदास होगी, उसने फ़ोन कर दिया होगा ऐसे, क्योंकि हमारा फ़ोन जब से आया है ना, इसने इतना बुरा हाल कर दिया है कि हमने 1 मिनट के अंदर घर में जो बात हुई हम 7 समुंदर पार बैठे बंदे को बता देते हैं, उसको भी साथ में भड़का देते हैं। तो अगर वही बात 2-4 दिन बाद बताई जाए अगर, तो वो बड़ी सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन हम उसी वक्त फ़ोन करना हमने, ये भी गलत आदत है। तो वो उन्होंने बच्चों को कहा, मुझे पिता ने सुबह ये बोला, बच्चों के मन में गलत धारणा बन गई। अब बच्चे बात नहीं करते पिता से, वो बेचारा परेशान। और उसने बताया कि मेरे को थोड़ी इज्जत मिल जाए, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को भी तो पूछा जाए कि भाई तुम कितना काम कर सकते हो, क्योंकि वो बोल देती है कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, मैं काम नहीं करूँगी। मेरे से भी तो पूछो कि मैं कितना काम कर सकता हूँ। मुझे कह देते हैं आप बैठे रहते हो, काम नहीं करते। कहते अगर वो बुजुर्ग हो रही है तो मैं भी हो रहा हूँ। ये सारी बातें आपको बोर लग सकती हैं, लेकिन इसका कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन ये है कि उन दोनों के बीच में एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मिसअंडरस्टैंडिंग को समझदारी से या तो सुलझाएं खुद ही। आप भी अपना अनुभव बताना नीचे कमेंट्स में, आप कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग को सुलझाते हो। क्या आप हाइपर हो जाते हो, क्या आप नाराज़ हो जाते हो, या एक दूसरे में बैठ के मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करते हो, बताना। मैं अपना अनुभव ये कह रहा था कि उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मिसअंडरस्टैंडिंग होना ही एक छोटी सी बात है, लेकिन उसके बाद कम्युनिकेशन गैप बना, यानी कि उन दोनों ने वो आपस में शेयर नहीं की अपनी अपनी दर्द। वो अपना रोना रो रही है और वो बेचारा कभी बताता है, कभी वो चिल्ला के अपना गुस्सा निकाल लेता है, क्योंकि बात छोटी सी है। अगर आपने किसी वक्त उनका दिल दुखाया है, वो दूसरी बात पे आपको कहने लग जाएगा ये लाइट क्यों जल रही है, ये खाने में नमक क्यों कम है। वो दरअसल हो सकता है ऑफिस में परेशान हो, उसके ऊपर स्ट्रेस हो। तो यहाँ ये बड़ा आपस का एक अंडरस्टैंडिंग है। अगर किसी ने गुस्से से कहा है, आप उसको थोड़े समय बाद पूछो भी आप इतना परेशान क्यों थे, या आपको ढंग आना चाहिए पूछने का कि वो कैसे बताएगा। कई बार वो बताता नहीं, जा तो अपना काम कर। तो वो भी आपको देखना है, अपने पार्टनर को समझना है, अपने परिवार में सबको समझना है कि कौन किसकी बात वो सुनता है। तो वो उसका जो अंदर का जो कुड़ने का कारण था वो यही था कि उसको जीवन में इग्नोर किया गया, पिता को दुत्कारा गया, उसको बार बार ये चीज़ का रियलाइज़ कराया गया कि तू पैसा नहीं कमा रहा, तू घर नहीं ठीक से चला रहा, तू बड़ा मेरे को दुख दे रहा है, मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ के आई। अगर वो सब कुछ छोड़ के आई, अच्छी बात है, ये कोई नहीं इसका चुका सकता कीमत,
लेकिन वो भी सब कुछ लाके उन्हीं को तो दे रहा है। उसको कोई नशा नहीं है, ना बीवी को ना पति को, बच्चे सारे अच्छे हैं, बस मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप, यानी वो एक दूसरे को शेयर भी नहीं कर पाए। और इसमें बड़े लोग पुराने बुजुर्ग बैठा के सुलह कराते थे। आजकल पुराने बुजुर्ग रहे कहाँ? बुजुर्ग होने से पहले तो लोग चढ़ाई कर रहे हैं बीमारियों के साथ, तो बुजुर्ग रहेंगे नहीं तो बुजुर्ग सुलझाएंगे कहाँ प्रॉब्लम? पहले बुजुर्ग इकट्ठा बिठा के दोनों को सुनते थे, फिर अपना निर्णय सुनाते थे और लोग उनकी इज्जत करते थे। आजकल लोग अगर कोई निर्णय सुनाने लग जाए तो बुढ़ों को ही लोग कहने लग जाते हैं, तू जा, मैं अपने आप देखता हूँ। खैर ये भी गलत है, लेकिन हम बात करें अब करना क्या है। करना यही है कि आप कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करो। बंदा बीमार होता है घर में, आप देखो सारे लोग जो आपस में बात नहीं कर रहे वो बात करना शुरू हो जाते हैं। घर में कोई बुजुर्ग बीमार हुआ, बात करनी शुरू हो जाते हैं एक दूसरे से, जो काफ़ी दिनों से नहीं बोल रहे थे। घर में कोई मृत्यु हो जाए या कोई भगवान न करे ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए, जो नहीं एक दूसरे से रिश्तेदार बोलते थे वो भी चले जाते हैं, बातें शुरू हो जाती है, फिर रिश्तेदारी दोबारा शुरू हो जाती है। ये दुख भी जो आते हैं ना, इंसान को जोड़ने के लिए आते हैं। कई बार आप सोचते हो तोड़ रहे हैं जो दुख इसीलिए कई बार घरों में परिवारों में आते हैं कि आपका कम्युनिकेशन गैप ठीक कर सके। इसलिए नेवर थिंक नेगेटिव, सोचो ना कभी गलत हो रहा है। इसीलिए दुख आया है कि आप दूरियां बन गई, आप एक दूसरे को शेयर नहीं कर रहे। कई बार हम एक दूसरे के दिल की बातें शेयर करना बंद कर देते हैं, पर वो दुख आ जाता है एक पार्टनर को, तो फिर वो बेचारा उसकी पट्टी करता है, मलहम पट्टी करता है, उसकी डॉक्टर जैसे कह रहा है उसको खाना देता है, फिर वो अपना गुस्सा निकाल देता है जो उस पार्टनर के प्रति उसके मन में होता है, फिर वो दोबारा से एक हो जाते हैं। तो ये समझने की कोशिश है कि हमने कम्युनिकेशन गैप दूर करना है, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी है। और अगर आप एक दूसरे की नहीं सुनोगे तो ये डिप्रेशन ठीक नहीं हो सकता। मैंने उनको दवाई दी, लेकिन मैंने साथ में कह दिया कि ये इसका इलाज है। अपना आप अंडरस्टैंडिंग को ठीक करो, प्रेम बढ़ाओ। और अगर आपको प्रेम बढ़ाना नहीं आ रहा तो एट लीस्ट आप एक कागज़ पर एक दूसरे के प्लस पॉइंट लिखो, नेगेटिव पॉइंट लिखो, उनको शेयर करो, बताओ कि ये आपने एक दूसरे को अच्छा बताओ, ज़्यादा नेगेटिव कम बताओ। हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव ज़्यादा बताते हैं, अच्छा कम बताते हैं। अगर आप अच्छा, आप आज से, मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है, आज से मेरा एक टिप मान लो, आप सारे फैमिली के क्राइसिस मिटा लोगे। एक टिप वो ये है कि आपने 4 क्वालिटीज़ बतानी है उसको, बंदे को, उसके पीछे एक उसकी कमी बतानी है। याद रखना मेरी बात, 4 क्वालिटी पहले उसको बताओ कि ये तुम्हारे अंदर क्वालिटीज़ हैं, उसकी प्रेज करनी है दिन में 4 बार, फिर लास्ट में एक कमी उसको बतानी है। ये बात आज का सूत्र, अगर इतना आप करोगे तो कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा, कोई आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, और एक दूसरे की बात अगर कोई ज़्यादा आपने वो एक दूसरे को कह भी दी कि ये तुम में कमी है, तो 3-4 बार प्रशंसा करने के बाद 5वीं बार जब आप उसकी कमी उसको बताओगे, ही विल नेवर माइंड, शी विल नेवर माइंड, वो अपने आप को सुधार करेंगे। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।